हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। और आज तो संडे है, फिर भी हम वीडियो अपलोड डेली बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज़ प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो बात अलग है। हम लोगों ने कल भारत की भौतिक संरचना के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी, बट भारत की भूगर्भ की स्थिति में हमने जो पोर्शन हमने चट्टानों को लेकर देखा था, प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत जो भी चट्टानें आती हैं वो हम लोगों ने चर्चा करी थी। और हिमालय की और उत्तर भारत के विशाल मैदान की हमको चर्चा करनी थी। उसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो हिमालय पर्वत है हमारा, क्या है हिमालय पर्वत? उत्तर की उत्तर में है हिमालय पर्वत अपना। ओके, तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में क्या होता है कि जो ये भौतिक संरचना है, भारत की भौतिक संरचना के अंतर्गत आता है हिमालय पर्वत। तो हम भारत की भौतिक संरचना को डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर उसके हम पार्ट्स बताएंगे क्या क्या आते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान, और फिर हिमालय के में पर्टिकुलर पूरी चर्चा करेंगे, उसको उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत सारी चीजें देखेंगे आज हम। और आज का वीडियो लॉन्ग होने वाला है, ओके, क्योंकि संडे है। समथिंग जो भी रहेगा, पहले कंपेरिजन जो अपना कंपेयर होगा पहले वाले वीडियो से, वो उससे अलग होगा, थोड़ा लंबा होगा। ओके, सो आज हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम सब कुछ सीखेंगे, और उसका जो भौतिक जो पार्ट होते हैं डिवाइडेड, कितने मैप में क्या कहाँ है, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो हम मैप के थ्रू समझेंगे, फिर उसके हम जो भी फ्लो चार्ट है उसके थ्रू समझेंगे। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। अब देखो, भारत के भौतिक विभाजन में देखो, मैं एक मैप बनाता हूँ, मैप के थ्रू सारी चीजें समझाता हूँ, फिर मैं इसका फ्लो चार्ट समझाऊंगा। फिर हम हिमालय को देखेंगे, उत्तर भारत का जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र वो देखेंगे, हिमालय के कितने डायमेंशंस हैं, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो देखेंगे। बहुत सारी चीजें आज की वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। सो अगर मैं, ठीक है, मैं फ्लो चार्ट में आगे बता देता हूँ कितने भागों में डिवाइडेड है, फिर मैं एक मैप के थ्रू समझाऊंगा। ओके, समझ लो। इसमें क्या रहता है कि जो उत्तर भारत का जो भौतिक विभाजन है, देखो, भारत का भौतिक विभाजन में पहला जो पॉइंट आता है, ये आता है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है जो उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी पर्वतीय। इसमें हम बात करें तो दो चीजें आती हैं। देखो, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखो, हिमालय तो है ही है, क्योंकि उत्तर में भारत का क्या है, हिमालय। ओके, तो उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, और क्या आता है, हिमालय। ये इसके अंतर्गत आता है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। फिर देखो, भारत का जो भौतिक विभाजन है, ओके, उसमें क्या रहता है कि भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, द्वीप समूह भी आते हैं। क्या आते हैं? द्वीप समूह। तो द्वीप समूह सर कितने भागों में डिवाइडेड हैं, होते क्या है, वो हम टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो, द्वीप समूह की बात करें हम, जैसे कैसे द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उन पे हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आता है, देखो, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आते हैं। नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो क्या आता है, तीसरा पॉइंट में हो गया, चलो प्रायद्वीपीय भारत देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत आता है, ठीक है। फिर मैं एक मैप के थ्रू समझाऊंगा कि मैप मैप के थ्रू समझाऊंगा कि देखो, द्वीप समूह कहाँ है, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें देखो, केंद्रीय उच्च भूमि आती है। क्या आती है? केंद्रीय
उच्च भूमि वाला जो पोर्शन आता है, केंद्रीय उच्च भूमि वाला पोर्शन, ठीक है। और उत्तरी उत्तरी पठार आता है, ये लिखोगे, उत्तरी पठार आता है, ठीक है। और क्या आता है सर, देखो, पूर्वी पठार आता है, क्या आता है, पूर्वी पठार। और क्या आता है सर, एक आता है दक्कन का पठार, ठीक है। जी देखो, जब आपको आएगा पेपर में 10 मार्कर में आएगा कि भारत का भौतिक विभाजन पे विस्तृत चर्चा कीजिए, समझाइए, तो देखो ये पॉइंट, ये जो फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप ये बना देंगे ना, तो जो एग्जामिनर होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस बंदे को नॉलेज है, इसने सारे डायमेंशन कवर करे हैं और सारी चीजें बताई हैं। देखो, और क्या आता है चौथा पॉइंट, तटीय मैदान, इसी का हिस्सा है भारत के भौतिक विभाजन का। तटीय मैदान में सर कौन कौन से आते हैं, देखो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये तटीय मैदान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सो हमने भारत के भौतिक विभाजन पे चर्चा करी कि पहला पॉइंट क्या था, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हमने चर्चा करी कि उत्तर पूर्व पहाड़ियां आती हैं और हिमालय पर्वत आता है, ठीक है। फिर हमने द्वीप समूह के बारे में चर्चा करी कि सर द्वीप समूह के अंतर्गत क्या आता है, अरब सागर आता है और बंगाल की खाड़ी आती है, वो हम लोगों ने देखा। फिर हम प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं, देखो प्रायद्वीपीय भारत, और पठार भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत, तो वो सारी चीजें इसमें ही आती हैं। कल मैंने बताया भी था, जो इसमें चट्टानें आती हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत, वो आप चर्चा कर सकते हैं और इन भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के कौन कौन से इनके कितने पार्ट हैं, तो केंद्रीय उच्च भूमि बता देंगे, उत्तरी पठार बता देंगे, पूर्वी पठार बता देंगे, दक्कन का पठार बता देंगे आप। तो डिवाइडेड करके समझा के थोड़ी थोड़ी चीजें हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब तटीय मैदान की हम चर्चा करेंगे। तटीय मैदान, ये जो तटीय मैदान है वो कहाँ है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, एक एक हम देखेंगे सबको। ये पहला पॉइंट हम देखेंगे, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे, उत्तर पूर्व पहाड़ियां देख लेंगे और हिमालय को देख लेंगे। फिर हम हिमालय की चर्चा करेंगे, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत आज तो कवर कर ही लेंगे, और एक मैप के थ्रू सभी डायमेंशन को समझते हैं। फिर हम उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे और हिमालय की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो भी भाग, जो कि कोबर के भूषण नदी के द्वारा क्या मत दिया गया था। और हम बात करें कि हैरी हेस के द्वारा एक सिद्धांत दिया था, सबसे दुनिया का, विश्व का सबसे जो मान्य सिद्धांत है हैरी हेस के द्वारा, हिमालय की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में माना जाता है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत बेहद जरूरी है अगर हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। उत्तर पूर्व पहाड़ियों को देख लेंगे, कौन से एरिया से कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात करूं तो प्रायद्वीप पठार को मैंने थोड़ी बहुत जो चट्टानी इसके अंतर्गत आती हैं, मैंने बताया था कि भारत की भूगर्भिक संरचना में बताया था। प्रायद्वीपीय पठार में मैंने बताया था कि क्या आर्कियन पठार, सॉरी आर्कियन चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, कोडप्पा चट्टाने, विंध्यन चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने बोला था मैंने, और एक दक्कन क्रम की चट्टाने, उन पे मैंने सारी चर्चा करी थी, सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और उसमें मैंने हिमालय के बारे में बोला था कि हिमालय क्या है, नवीनोदित पर्वत है, वो भी मैंने समझाया था, जिसका मैंने बताया था काल अल्पाइन युग से लेकर कहाँ तक बताया था मैंने, ठीक है। ईयूसी अल्पाइन अल्पाइन काल में हुआ था, ठीक है। फिर मैंने इसमें बताया था कि कौन सी क्रम की चट्टानें, क्वार्टरी क्रम की चट्टानें होती हैं, हिमालय में मैंने चर्चा करी थी। फिर मैं उत्तर भारत के विशाल मैदान बताया था, उत्तर भारत के विशाल मैदान में मैंने क्या चर्चा करी थी, उत्तर भारत के विशाल मैदान में मैंने बोला था कि कैसे इसका निर्माण हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण एक बड़े भू क्षेत्र में ये अवसादों का जमा हुआ और धीरे धीरे समतल होता गया, वो मैदान के रूप में बन गया। ये सारी मैंने चर्चा की थी। और इसमें कौन से क्रम की चट्टानें बताई थी मैंने, देखो, टर्सरी क्रम की चट्टानें मैंने हिमालय में चर्चा करी थी और क्वार्टरी क्रम की चट्टानें उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा करी थी, ठीक है। तो आज इसी हम थोड़ा सा मैप समझेंगे, क्या समझेंगे, मैप।
मैप में भारत के भौतिक विभाजन को समझेंगे कि कहाँ-कहाँ डिवाइडेड है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। और हिमालय के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, हिमालय की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे और जो भी कल पोर्शन रहेगा, जो बचा हुआ होगा, धीरे-धीरे हम इन टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे क्योंकि भारत का भौतिक विभाजन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसको कवर करने में कम से कम 1 हफ्ते तो लग ही जाएँगे, 10 दिन और ज़्यादा भी लग सकते हैं, 15-20 दिन, महीने भर जा सकता है समय, क्योंकि समझाना भी पड़ता है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं बताता जाऊँ और आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। सामने वाले को समझ भी आना चाहिए। अगर मेरा कोई सेशन देख रहा है, ठीक है, देखते हैं, मैंने देखा है कि बच्चे देखते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो देखें आप, उस पे डेली बेसिस पे आप सीखें और आई होप कंटेंट पसंद आ रहा होगा क्योंकि जी काफ़ी ज़्यादा पेड फीस पे कोचिंगों में मिलता है, वो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप डेली जुड़ें और चैनल जो अपने दोस्त हैं, दोस्त संबंधी यार हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और कोई कोचिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है? कोचिंग में नहीं जा पा रहा है, ठीक है? और उसके पास पैसे नहीं है, बस कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, तो नहीं पढ़ पाते और 1 डेढ़ लाख फीस भरना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि हो जाता है, आर्थिक प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब मेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने भी प्री निकाला, मेंस भी सीधे लिखे, ठीक है, उस पे मैंने अभी भी कोशिश मेरा जारी है, मेहनत कर रहा हूँ मैं एंड देखो, सफलता इतनी जल्दी आसानी से तो मिलती नहीं है, धीरे-धीरे हम कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म जर्नी होती है, तो इसमें आप पेशेंस बना के रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और उस टाइम पे कोविड था, कोविड के टाइम पे फिर टाइम टू टाइम पेपर भी नहीं होते हैं। देखो एक पेपर कभी 21 में हुआ था, फिर प्री हुआ था, फिर पता चला 22 में मेंस हो। ये थोड़ा-सा एमपीपीएससी का जो जर्नी है और जो इनके मतलब शेड्यूल है, जो पेपर लेने का पैटर्न है, वो अभी 2024 से ही मैंने थोड़ा-सा सुधार देखा है। लेकिन देखो 2024 का रिजल्ट को अपडेटेड करा था, तो जाके 22, 23, 24 में उसको जो भी करा उसने ठीक-ठाक से, उसको पूरी मेरिट लिस्ट जारी करी और काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। ठीक है, तो धीरे-धीरे लोग उसमें जुड़े रहे हैं। मनीष शायद धनकर उनका नाम है। वो भी काफ़ी लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, हमसे पहले से, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। धीरे-धीरे उन्होंने तैयारी करी, आज डीसी की पोस्ट पर है। तो वो भी कंटिन्यू मेहनत करें, छोड़ा नहीं है, गिव अप नहीं करना है। प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कभी आर्थिक स्थिति को लेकर, कभी हेल्थ को लेकर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये अपने को अपने आप में मजबूत बनाती हैं। तो डेली बेसिस पे इस पे आप काम करिए, थोड़ी-थोड़ी सीखिए, कोचिंग जाइए, मेहनत करिए, यहाँ भी सीखिए, कोचिंग में भी जाके सीखें और निरंतर इसमें अभ्यास करें। जी कैसा है? मेंस क्या है? आप प्री निकाल भी लेंगे अगर मेंस में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है। चलो ज्योग्राफी नहीं बन रही सर, हिस्ट्री नहीं बन रही सर, पॉलिटी नहीं बन रही, ज्योग्राफी नहीं बन रही, इकोनॉमिक्स नहीं बन रही, टेक नहीं बन रही, एथिक्स नहीं बन रही, हिंदी तो ये कैसी रहेंगी चीज़ें? देखो अभी एथिक्स का पेपर पहले 200 मार्क्स का होता था, ओके। तो 200 मार्क्स में क्या रहता था कि लोग स्कोर अच्छा कर लेते थे। मेरे खुद के 130 तक आ चुके हैं, ठीक है? और अच्छा स्कोर 130 एवरेज होता है, 150 तक लोग ले आते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदी में भी वही है 200 स 150, 200 में से अपन दो 150 नंबर लें, बहुत बेस्ट नंबर होते हैं। ऐसे में बात करें कि हम लोगों का जो पेपर होता था, और अभी भी 100 ही नंबर का है शायद, ठीक है? 100 नंबर का ही है। तो उसमें से 50 मार्कर का एक 1000 का एसे राइटिंग आती है और 25 मार्क का और 25 मार्क का एक आपको शासकीय, अर्धशासकीय जो पत्र वगैरह हैं, उस पे एक आता है और एक जो उसी से रिलेटेड एक 25 मार्कर का एक एसे आ जाता है लिखने के लिए। 1000 पे जो टॉपिक दिए गए हैं, उस पे ही बेसिस पे वो पूछता है। तो क्या रहता है कि आप धीरे-धीरे चीज़ों को सीखें और आगे बढ़ें। इसमें टाइम तो लगेगा। कोई सोचे कि मैं 1 साल में निकाल दूँ, तो होते हैं कुछ निकाल लेते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं निकाल पाते, निकाल लेते हैं, निकालने वाले निकल जाते हैं। निकाल के ले गए, कई लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। तो हम बोलें कि इसमें हमारा जल्दी सिलेक्शन हो जाए 1 ही साल में और आपका बैकग्राउंड पहले से अच्छा नहीं है, तो मुश्किल है थोड़ा, ठीक है? तो आप इस पे धीरे-धीरे सीखें और आगे बढ़ें। हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत की भौतिक भारत के भौतिक विभाजन में
कौन कौन से टॉपिक आते हैं सर मैप के थ्रू समझाइए। तो आज हम मैप में समझेंगे और हिमालय की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को समझेंगे। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे कौन से एरियाज में फैला है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसका सर्वोत्पत्ति संबंधी सिद्धांत समझाइए। ठीक है, वो भी समझाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार में मैंने सब बता दिया था, ये पूरे भाग हम और चर्चा करेंगे। ओके, तटीय मैदान में देखो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। देखो आपने पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का नाम सुना होगा ना, जहाँ 250 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा होती है और सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे, आपने हॉट स्पॉट का नाम भी सुना होगा। सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी, जिसको बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता नाम सुना होगा आपने, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट में सर्वाधिक, ठीक है और देख लेना जो भी है समझ लेना। और पूर्वी घाट के भी अंतर्गत कुछ पार्ट आता है इसमें। ठीक है, सो आज हम मैप के थ्रू ये समझेंगे। ठीक है, देखो आज हम इसका क्या देख रहे हैं, मैप देख लें कहाँ पे क्या है वो चीजें से। ज्योग्राफी में मैप में आप दिमाग में रखेंगे, माइंड पे रख लेंगे कि क्या है, तो ज्यादा चीजें आसान होती हैं बजाय रटने के। ठीक है, सो आप मैप में समझे। मैप में क्या रहता है? फ्लाइट मोड में डालना था क्या? हम्म, फोन तो नहीं आया किसी का? डल जाए ऊपर से तो कर दो, फ्लाइट मोड में डाल दो। ओके, ठीक है। सो मैप को देखेंगे, क्या रहता है कि वीडियो बनाते समय थोड़ा सा हर टॉपिक पे ध्यान देना पड़ता है कि ब्राइटनेस तेज ना हो, धीम ना हो। अभी मैंने इशू देखे हैं वीडियोस में, सेशन में होता है जब हम पहली बार कोई चीज की शुरुआत करते हैं, तो ये कॉमन सी चीजें हैं। बट आप कंटिन्यू मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करूंगा जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत लाखों लाख दो दो लाखों में चीजें में वो आपको पेड फीस करते हैं, चार्जेस करते हैं कि इतना फेस करो तब ये थर्ड पेपर में दूंगा, इतना पेड चार्ज करो 4,000 तब मैं ये दूंगा, 5,000 इस यूनिट टू दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो सीखा है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, और मेरे को अगर मुझे यूट्यूब में सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं वैसे भी कमाऊंगा। मुझे मुझे आपको सिखाना है ज्यादा से ज्यादा, ना कि मैं कोई ऐप बनाऊंगा और उसमें बोलूंगा मुझे इतने पेड फीस करो तब मैं ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नहीं, आप सीखो। आज तक कोई भी यूट्यूब में एमबीबीएस को फ्री में नहीं पढ़ाया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। सब सीखो। ठीक है, मैप में क्या रहता है देखो, बड़ा सा मैप बनाएंगे, थोड़ा सा समझना। हाँ, देखो मैप समझना, सपोज दैट इज ये ट्रिक बना लेना जिससे मैप में आसानी होती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये वाला भाग समथिंग ये आएगा और यहाँ वाला जो एरियाज रहेगा ये वाला, इस पे आप समझ सकते हैं, भारत के मैप को आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, सपोज दैट समझो, आप इस समझ लेना। पेपर में भी आप पेंसिल का यूज तो कर ही सकते हैं, पेंसिल मना थोड़ी रहती कि पेंसिल का यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये वाला एरिया जो रहेगा, ठीक है, इनको समझो आप। ठीक है, ये हुआ भारत का मैप समथिंग बना, उसी बेसिस पे अपन चर्चा करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि भारत के भौतिक विभाजन को हम समझ रहे हैं। तो देखो जो ये वाला एरिया आता है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया है, ये उत्तरी
उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो ये लाएंगे ये देखना है, समझ में। और जो यहाँ वाला एरियाज आता है, ये वाला एरियाज, यहाँ देखो क्या है, यहाँ वाला क्षेत्र जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझना। देखो ये आप भारत की पूरी भौतिक संरचना को समझ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर ये मैप समझ में आया तो आप वो फ्लो चार्ट बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो 50 बार याद करेंगे, याद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये उत्तर का क्या है? विशाल मैदान है। क्या है ये उत्तर का क्या है? ये उत्तर भारत का क्या है? विशाल मैदान। नाम तो सुना होगा ना भाई। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन आता है, इसके नीचे वाला ये पोर्शन, ये आता है प्रायद्वीपी प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं, ये वाले एरियाज में, ये यहाँ वाला, तो यहाँ क्या है? देखो उत्तर पूर्वी, देखो पहाड़ियां यहाँ पर, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, समझ में आया? अब याद करने का तरीका क्या होता है कि ये भाई कौन सी दिशा है? उत्तर की। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण की। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम की। देखो ज्योग्राफी में आपको ना दिशाएं याद होनी चाहिए, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, तब तो आप डिफाइन कर पाएंगे। तो मैंने क्या बोला, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? यहाँ पे क्या उत्तर पूर्व पहाड़ियां हैं, समझ में आई बात? ये हो गई उत्तर की दिशा, पूर्व दिशा, तो मैंने बोल दिया उत्तर पूर्व पहाड़ियां। ठीक है, ये क्या होगा? प्रायद्वीप पठार हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे ये हैं, तो यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह है। यहाँ अगर बात मैं करूं बड़े वाले भाग के, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बड़े एरियाज में फैला हुआ है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखो। ठीक है, ये हो गया। देखो पश्चिम है तो पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ये पूर्व में है तो कौन सा है? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, समझ में आया? हमने बोला था कि सर हमें ना मैप के थ्रू समझाओ कि सारी चीजें कहाँ पर है। तो मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझा दी थी सारी चीजें। अब देखो इसको समझो, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा समझ लो इसको, 5 मिनट 2 मिनट टाइम ले लो और इनको समझो कि ये है कहाँ पर। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है? ये सारी चीजें देख लो, समझ लो, और आपको कॉपी में बना भी लेना समझने के लिए कि भारत की भौतिक संरचना कैसी होती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में आता है कि
10 मार्कर का आ गया कि भारत की भौतिक संरचना की विस्तृत व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो आपको पूरा ऐसा मैप बता देना है, अच्छा छोटा सा मैप बनाना और ये सारी चीजें प्रदर्शित करनी है। और मैंने जो फ्लो चार्ट बताया था कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, देखो हिमालय पर्वत आता है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां आती है, वो डिफाइन कर दिया मैंने। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत मैंने केंद्रीय उच्च भूमि, उत्तरी पूर्व पठार, उत्तरी पठार, पूर्वी पठार और केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन का पठार की मैंने चर्चा की थी, तो वो भाग में डिवाइडेड कर देना आप लोग, ठीक है। और बात उत्तर भारत की विशाल मैदान आती है, द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप जो भी है दोनों में द्वीप समूह में ऐड करके बता देंगे। पहाड़ियां, प्रायद्वीप पठार हो गया, और पश्चिमी घाट और पश्चिमी मैदान हो गया, और पूर्वी तटीय मैदान हो गया। इन पे आप चर्चा मैंने कर ली थी, फ्लो चार्ट में मैंने समझा भी दिया था। आई होप समझ में आया होगा। ओके, जो ये वाला पोर्शन है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, और ये वाला जो सेशन है ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, और उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हो गई, ठीक है। ये वाला जो ये उत्तर पूर्व की क्या हो गई, पहाड़ियां हो गई। और यहाँ से देखो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, सॉरी, ये वाला जो भाग है पूरा, ये किस में आया, प्रायद्वीपीय पठार में आया, और तटीय मैदान हो गए। यहाँ पे मैंने बताया कि कौन सा लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पर मैंने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जैसा मैंने आपको बता दिया मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए, मैंने ये सारी चीजें मैंने समझाई आपको। आई होप समझ में आया होगा। सो हम हिमालय की थोड़ी सी चर्चा करें, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे, फिर हम हिमालय की चर्चा करेंगे। हिमालय की सर्वोत्पत्ति कैसे, वो समझा दो भाई। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट क्या है, देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट क्या है सर, और ये मुझे बता दो सर कि जैसे अपना अंगारा लैंड, और ठीक है, जो ये थे भाग थे ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इनके बीच में जो टेथिस सागर था उनका क्या प्रोसेस है सर, वो समझ में नहीं आया हमारे। उसमें हिमालय कैसे निर्माण हुआ वो समझ में नहीं आया। तो इन पे हम सारी चर्चा आज करेंगे और सब सीखेंगे, और हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत मेंस की दृष्टि से देखेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। बैठा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो 2 मिनट में रुक रहा हूँ समझने के लिए, ले लो। साइड हो जाता हूँ मैं, ठीक है। अब ले लिया होगा, ठीक है। तो ये हमने समझा। इसके बाद हम लोगों ने जो भी चीजें देखी थी कि सर आगे की प्रोसेस क्या वो बताओ हमें, ठीक है। तो आगे पर हम लोग चर्चा करें। देखो समझना बात को, हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उत्तरी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लोगे आप, उत्तरी पर्वतीय के क्षेत्र में थोड़ा सा पॉइंट लिख लोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, इसका जो विस्तार है विस्तार लिख लो। देखो हिमाचल प्रदेश लिख लेना, हिमाचल प्रदेश लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश लिख लेना, और उत्तर में हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के उत्तर वाला भाग, हिमालय वाला एरियाज ये उस पे फैला हुआ है। और देखो इसके हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर में,
ओवर किलोमीटर में फैला हुआ है, इसे हम देख लेंगे। और ये भारत की भौगोलिक आकृति में फैला हुआ है। भू आकृति लिख लेना, भौगोलिक आकृति में लिख लेना, ठीक है। और इस पे क्या लिख लोगे तुम लोग? और इसमें जो भाग होते हैं, इनकी मैंने बताया कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के कौन है, भाग लिख लो। लिखना है तो लिख सकते हो भाई, समझाना तो है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में क्या आता है देखो, हिमालय आता है। और हिमालय के अंतर्गत क्या आता है, उत्तर पूर्व पहाड़ियां आती हैं। ये थोड़ा बहुत चीजें हम समझा दोगे कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है भाई, क्षेत्रफल कितना है, भौगोलिक आकृति के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। भू आकृति है इसकी, भौगोलिक भू आकृति। भाग है इसके, जो भाग में कौन से भाग में, हिमालय उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है। आपने बता भी दिया कि जम्मू कश्मीर के कहाँ, उत्तर में जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे हिमालय के बारे में। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी समझाई, विस्तार समझा दिया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। देखो, हम्म, हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे? देखो, हम लोगों ने, देखो कॉल तो नहीं आया, बन रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने किस किस की चर्चा कर ली वो देख लो, थोड़ा सा रिवाइज किसका एक बार करवा देता हूँ। कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखो, मैंने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की मैंने चर्चा किया। देखो उत्तर पूर्व पहाड़ियां हैं, और मैंने बताया था कि हिमालय, हिमालय की चर्चा करी थी ना। देखिए जो पूर्वी पहाड़ियां हैं, लिखो पूर्वी पहाड़ियां, इनका भी क्षेत्र लिख लो। क्या लिखो तुम? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लिखो इधर पे लिख लो यार। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वही सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें लिख लेना, कहाँ पे मैंने क्षेत्र बता दिया, समझा दिया मैंने कि उत्तर पूर्व पहाड़ियां हैं कहाँ पर, ठीक है। क्षेत्र जब हम मैप के थ्रू समझेंगे तो उस पर और हम डिटेल से सारी चीजें चर्चा करेंगे। आज हम फिर यार हिमालय के बारे में बोल रहे थे कि हिमालय की सर चर्चा करिए कि हिमालय में इसकी क्या उत्पत्ति है, ठीक है। और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, वो सारी चीजें पे टॉपिक पे सर चर्चा करिए आप, हमें समझाओ, ठीक है। तो हिमालय में हम चर्चा कर रहे हैं और उसके क्या भाग है वो भी हम समझेंगे। तो आज हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देख लेते हैं, मैं बता दूंगा कितने भागों में डिवाइडेड है। फिर कल हम जो चार हैं, ट्रांस हिमालय, महान, मध्य और शिवालिक, उसकी चर्चा हम कल कर लेंगे, ठीक है। सो हम देखो जिस पर चर्चा कर रहे हैं, कोई बात नहीं यार, ठीक है। ओ सो देखो, हम हिमालय की बात कर रहे थे, किसकी बोल रहे हैं हम? हिमालय, हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय के हिमालय के बारे में आज मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। उत्पत्ति क्या हुई थी, कितने टाइप हैं, किसने क्या मत दिया, हैरी हेस के द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया, और
हम बोलें कि गोबर की भूसन्नति का सर क्या सिद्धांत है, वो समझाओ हमें, हमारी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। देखो, हिमालय के बारे में थोड़ा सा देखो। हिमालय में पहले तो लिखोगे क्या? नवीन वलित पर्वत है। क्या है नवीन वलित पर्वत? मतलब मैंने समझाया था ना कि जिसकी वलन प्रक्रिया हमेशा भी जारी है और इसकी ग्रोथ धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मैंने बताया था। तो नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, और क्या बताया था? इसमें कौन सी चट्टाने की बात करी थी मैंने? कौन सी चट्टानों से निर्माण हुआ है इसका? देखो, चट्टाने बताई थी मैंने। क्वार्टरी क्रम की चट्टाने मैंने बात करी थी। क्वार्टरी क्रम की चट्टाने हैं, और उसमें मैंने बताया था उत्तर भारत के विशाल में कौन सी है। सॉरी सॉरी, क्वार्टरी उसमें उत्तरी भारत में। इसमें देख लो टर्सरी क्रम की चट्टाने कौन सी? टर्सरी क्रम की चट्टाने। ठीक है, समझो। और इसके मैंने काल बताया था। इसका क्या काल बताया मैंने? अल्पाइन काल से लेकर मैंने बताया था इओसीन काल तक। नीचे भी मैंने समझाया था। कौन सी प्रक्रिया है? वलन प्रक्रिया। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत मैंने बताया था। वलन दो टाइप में है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और मैंने बताया था हैरी हेस के द्वारा। इन दोनों ने सिद्धांत दिए हिमालय से, हिमालय निर्माण से रिलेटेड। निर्माण कैसे, इन पे इन लोगों ने मत दिया था। ठीक है, हिमालय का निर्माण कोबर के भूसन्नति और हैरी हेस के द्वारा। मैंने ये चीजें थोड़ी बहुत, ये आप डिटेल में इंट्रो में लिख सकते हैं। एक नवीन वलित पर्वत है, भारत के कहाँ स्थित है? भारत के उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ये आप डिसाइड क्षेत्र डिसाइड कर सकते हैं किसका क्षेत्र में कहाँ है हमारा हिमालय। फिर हम इसकी महत्व भी समझेंगे थोड़ा बहुत, हिमालय के क्या है। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें समझाई। अब मैं इनका निर्माण की थ्रू, जो निर्माण है इनका निर्माण कैसे हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे कि भाई कोबर ने क्या, कोबर की भूसन्नति के अकॉर्डिंग कैसे निर्माण हुआ हिमालय का, और हैरियस के द्वारा कैसा निर्माण हुआ, इन्होंने क्या मत दिया। और सबसे हैरी हेस के जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्यों बोला जाता है? ये भी है ना भाई, क्यों बोला जाता है इसको? क्या इसके कोई साक्ष्य हैं जो प्रेजेंट की दृष्टि से अभी भी शो हो रहे हैं, जिसने हैरी हेस के सिद्धांत को आज भी हम लोग सर मानते हैं वर्ल्ड में कि भाई इनका सिद्धांत वास्तविकता में सही है? और क्या रीजन है, इसके साक्ष्य क्या है कि जो अभी प्रेजेंट में भी हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही है। तो अभी भी वो चीजें हो रही हैं क्या? तो उस बेसिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम हिमालय के निर्माण के संबंधी सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, हिमालय का निर्माण देखो। हिमालय के निर्माण में क्या है? पहले हम कोबर की भूसन्नतियों को देखेंगे।
जो कोवर का भूसन्नति का सिद्धांत है उससे रिलेटेड हम सारी चीजें समझेंगे। फिर हम बोलेंगे हैरी हेस के द्वारा समझेंगे। फिर हिमालय का, फिर इनमें इनमें क्या साक्ष्य मिले और इसमें क्या साक्ष्य मिले, हैरी हेस के द्वारा क्या साक्ष्य दिए गए हैं, उनने क्यों सर्वाधिक मान्य इस सिद्धांत को माना है, जो कि आज प्रेजेंट की दृष्टि पे बेहद महत्वपूर्ण है, वो हम सारी चीजें समझेंगे। और हम बात करें कि हिमालय का महत्व क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो गोबर की भूसन्नति में बोला गया है कि एक अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के दो दो भाग थे। ठीक है, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, बीच में क्या था, टेथिस सागर था। देखो सपोज दैट, समझ लो ये अंगारा लैंड, ये हो गया अंगारा लैंड। ठीक है, बड़ा सा, बड़े से साइज में समझते हैं इसको। ठीक है, तो बड़ा साइज में समझते हैं इसको। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये भाग थे पहले, बड़े बड़े एरियाज में फैले थे। इनके बीच में क्या था, एक टेथिस सागर था, इसको बोलते हैं टेथिस सागर। ठीक है, अब क्या हुआ, सो हमने बात करी थी क्या, यहाँ पे क्या है, टेथिस सागर है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, जी ये वाला पोर्शन, ये क्या है, टेथिस सागर है। कौन है, टेथिस सागर है। ठीक है, ये अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, सो इसमें क्या है, जो ये टेथिस सागर था, कौन सा था, टेथिस सागर मैंने बताया। ठीक है, सो इसमें अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड की दो चट्टानें हो गई, मतलब एक विस्तृत भाग में फैली हुई थी, एक भाग था। ठीक है, सो उसमें उनके बीच में क्या था, टेथिस सागर था। अब देखो टेथिस सागर में क्या है कि जैसे नदियां हैं, समझ लो क्या है, नदियां, नदियां अपने द्वारा क्या ला रही हैं, धीरे 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 धीरे, ये अपने साथ में क्या ला रही हैं, चाहे यहाँ से बना दो एक ही बात है, ये क्या ला रही हैं, अवसादों को, क्या ला रही हैं, अवसादों को, इनको क्या बोलते हैं, अवसाद। ठीक है, ये क्या ला रही हैं, अवसादों को। तो जो ये टेथिस सागर है, इसको क्या बोलेंगे, तली। जो टेथिस सागर की ये तली है, इसमें क्या हो गए, ये वाला एरियाज, ये वाला, ये 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 अच्छे से लिख लेना, इसको समझ में नहीं है तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, कौन से है ये, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको मैंने क्या बताया था, देखो अच्छे से लिख लो, अंगारा लैंड। ठीक है, ये दोनों भाग थे, इनके बीच में क्या था, टेथिस सागर था। ठीक है, जो ये नदियां अपने द्वारा बहाव में क्या लाती हैं, अवसाद लाती हैं, अवसादों को लाती हैं। तो ये टेथिस सागर में धीरे धीरे क्या होते गए, जमा होते गए, ये तली के रूप में। भाई जब औषाधिकरण के रूप में ये आपस में जमा होने लगे, तो फिर इनमें संकुचन प्रक्रिया हुई, ये भाग है, इनमें क्या हुआ, संकुचन प्रक्रिया हुई। संकुचन प्रक्रिया क्या हुई, संकुचन।
संकुचन प्रक्रिया होने लगी। तो भाई इन दोनों के बीच में क्या काम, कौन सा बल करेगा? संपीड़न बल। संपीड़न बल। संपीड़न बल क्या करने लगा? कार्य करने लगा। भाई मैंने बताया था कि देखो, हिमालय पर्वत है जो, मैंने एक कागज, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, सपोज दैट समझ लो कागज। इन दोनों के बीच में जब संपीड़न बल संकोचन होगा, संकोचन मतलब छोटा होना, छोटा हो रहा है, संकुचन हो रहा है, और संकुचन हो रहा है तो संपीड़न बल कार्य करता है। जैसे एक स्प्रिंग है समझ लो, इसको हमने प्रेशराइज किया तो इसमें संकुचन मतलब छोटा सा हो गया, और जब इसमें हमने संपीड़न बल कार्य किया तो सिंपल सी बात है, जैसे हम कोई कागज लिया, फोल्ड किया, हम दोनों साइड से प्रेशराइज करा तो उसमें फोल्ड बने और वलन के रूप में क्या हुआ, तो यहाँ वलन प्रक्रिया क्या करने लगी? वलन प्रक्रिया हुई। वलन प्रक्रिया। सो धीरे धीरे वलन प्रक्रिया हुई तो इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे जब वल भी संकुचन प्रक्रिया हुई, दोनों साइड से संपीड़न बल कार्य किया, तो वलन के रूप में क्या हो गया, वलन प्रक्रिया के रूप में धीरे 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 धीरे, जैसे कौन से मैं बोलूं, महान हिमालय। महान हिमालय, महान ट्रांस, महान ट्रांस, मध्य, मध्य लघु एक ही बात होते हैं, ठीक है, लघु और शिवालिक हिमालय। ठीक है, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन चारों के रूप में इनका क्या हो गया, निर्माण हो गया। समझ में आए? नदियों के अवसादीकरण, जो अवसाद है ना, मेनली क्या हुई कि टेथिस सागर में धीरे धीरे उनकी तली में जमा हुआ, उनमें इनमें क्या हुआ, संकुचन प्रक्रिया हुई। क्या हुई? संकुचन, संकुचन प्रक्रिया हुई। और फिर संकुचन प्रक्रिया हुई तो ये वाले भाग और ये वाला भाग, दोनों के बीच में क्या कार्य करने लगा, संपीड़न बल कार्य करने लगा। जब आपस में ऐसे हुए, संपीड़न बल कार्य करने लगा इसमें और इसमें, ठीक है, भाग में संपीड़न बल कार्य किया तो फिर धीरे धीरे ये क्या, ये इनमें क्या हो गई, जो ग्रोथ होती है ठीक है, ग्रो हो गई ये। तो ये धीरे धीरे में ग्रोथ हुआ, और किसमें, महान हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, मध्य शिवालिक। महान हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय, मध्य हो गया, लघु, जो भी पोर्शन है शिवालिक, ये धीरे धीरे इनका निर्माण हुआ। ठीक है, आई होप ये टेथिस सागर कोवर की भूसन्नति वाला सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। अब हम हैरी हेस का सिद्धांत थोड़ा बहुत देखेंगे क्या हुआ। मेनली ये समझ लो कि जो हिमालय है, सॉरी, कोवर की भूसन्नति में जो नदियों को औषधिकरण टेथिस सागर में भूसन्नति, टेथिस सागर की तली में ये जमा होने लगे, और ये दोनों भाग हैं, इनमें भी क्या हुआ, संपीड़न बल, धीरे धीरे इनमें संपीड़न बल कार्य करने लगा। ठीक है, संकुचन हुआ इन दोनों में, संपीड़न बल कार्य किया, और ये धीरे 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 ग्रोह के रूप में टेथिस सागर धीरे धीरे उनमें तली में धसा हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य, लघु शिवालिक हिमालय, इनके रूप में इनका निर्माण हो गया। ठीक है, ये क्या है, तली, इनमें ही संकुचन हुआ। ठीक है, और ये भाग दोनों के बीच में संपीड़न बल कार्य किया, तो धीरे धीरे किसमें, टेथिस सागर, और टेथिस सागर में देखो तली में दशा होने के कारण ये महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, संपीड़न पर जो संपीड़न वलन प्रक्रिया वो निरंतर जारी रही है। तो धीरे 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 लाखों कितने वर्ष लगे हैं, काफी टाइम लगा है इसको, तो धीरे धीरे ये ग्रो हो गए, और हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य शिवालिक, और ये जितने भी लघु, ये सारे रूप में चार टाइप में जो भी इनके अभी आज निर्माण हम देख रहे हैं वलन प्रक्रिया के रूप में, जो वलित पर नवीन वलित पर्वत है वो हिमालय है। सो इनका निर्माण ऐसे हुआ। इनकी ये किसका सिद्धांत था, कोवर की भूसन्नति का सिद्धांत था। समझ में आई? समझ में आया थोड़ा बहुत? जब हम इसको लिखेंगे तो और समझ लेंगे वेट कैसा लिखेंगे। ये बस ओवरऑल ये थोड़ा सा लॉजिक था कि भाई ठीक है, प्रोसेस क्या थी। ठीक है, प्रोसेस क्या थी कि भाई कोवर की भूसन्नति ने आखिर सिद्धांत ने बोला क्या है, ये क्या कहना चाह रहे थे, उस बेसिस में मैंने ये सारी चीजें थोड़ी बताई हैं। अब मैं हैरी हेस का सिद्धांत देखूंगा, और वो थोड़ी बहुत उसकी हम चर्चा करेंगे, फिर हिमालय के महत्व की चर्चा करेंगे।
हैरी हेस का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बोला जाता है विश्व में। थोड़े इसको भी हम ऐसे मतलब डायग्राम के थ्रू समझेंगे, और मैं हिमालय की थोड़ी चर्चा करूंगा कि हिमालय के क्या महत्व है, और फिर हम इसको कल के जो सेशन रहेगा हम लोग उसमें हम कुबर के भूषण को सिद्धांत को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, और उसकी बात करें हैरी हेस के सिद्धांत को तो प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे, जिसे एग्जाम में पूछते हैं। उत्पत्ति संबंधी संबंधी जो भी सिद्धांत है उन दोनों के बारे में विस्तृत रूप से अच्छे से हम लिखेंगे, जिससे हम मेंस की दृष्टि से आज हम समझेंगे थोड़ा सा हैरी हेस का। जितनी सारी चीजें मैंने बता दी वही तो सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। बस आप लिख लोगे जैसे कुबर का भूषण का सिद्धांत। इसमें क्या हुआ कि अंगारालैंड गोंडवानालैंड दो बड़े भाग थे, चट्टानों के रूप में समझ लो ये भाग थे, जो भी है आप समझो। और बीच में क्या था, टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर था, नदियां नदियां अपने साथ में क्या ले रही हैं, बड़े बड़े अवसादों को ला रही हैं, और जाके टेथिस सागर की तली में जमा हो गया। और जो दोनों भाग हैं उनके बीच में क्या हुआ, इन 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 जो अवसाद है उनमें संकोचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और दोनों में संपीड़न बल का कार्य किया। संपीड़न बल के कारण धीरे धीरे वो नवीन वलित पर्वत के रूप में ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, मध्य शिवालिक हिमालय, इनके रूप में क्या हो गया, इनका निर्माण हो गया। बस इतना भी आप लिख लोगे ना, समझ जाएगा, समझने वाला एग्जामिनर समझदार है आपसे, ठीक है। ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बोला जाता है इसको। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्यों माना जाता है? देखो, हैरी हेस ने कहा जो प्लेटें हैं, सपोज दैट एक ये प्लेट हो गई, बड़ी सी प्लेट ले लो, ये बड़े बड़े भाग रहे होंगे ना, एक ये प्लेट हो गई। इन प्लेटों को उन्होंने बोला कि एक प्लेट थी कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और यूरेशियन थी एक। ये दोनों प्लेटें थी, इनके बीच में क्या था, ये था। टेथिस सागर तो और बड़ा रहा होगा ना इनसे, ये था क्या टेथिस सागर, ठीक है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन थी प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट थी। नाम लिख लेना इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, इनमें क्या हुई, इनको बोलते देखो अभिसारी अंदर साइड होता है और अपसारी बाहर की तरफ होता है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या हुई इनमें बीच में, अभिसारी गति। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट में अभिसारी गति हुई, मतलब आपस में क्या हुआ, जैसे पृथ्वी उसके अंदर में इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन जो प्लेट है आपस में क्या हुई, अभिसारी गति हुई। अंदर की साइड ये भी गई, ये भी हुई, इनमें अभिसारी गति हुई, ठीक है। अभिसारी गति हुई, तो जब दोनों के बीच में अभिसारी गति होगी तो सिंपल सी बात है, संपीड़न बल कार्य करेगा, संपीड़न बल। इंडो ऑस्ट्रेलियन की जो तली है उसमें हमने क्या हुआ, संपीड़न बल कार्य करने लगा, दोनों के बीच में भी सारी गति हुई, प्लेटों के बीच में तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन है उसमें संपीड़न बल कार्य करने लगा। जब संपीड़न बल कार्य करने लगा जो, तो टेथिस सागर है, ये वाला जो पोर्शन है टेथिस सागर वाला,
इसमें क्या हो गया, वलन प्रक्रिया क्या हो गई, जारी रही कई वर्षों तक, कई वर्षों तक। जब ये एंडोस्टेलियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, अभी सारी गति हुई, संपीड़न बल कार्य करने लगा, तो उसमें से क्या हुआ, वलन प्रक्रिया जारी रही कई वर्षों तक, धीरे धीरे। तो ये इसको सबको मान्य सिद्धांत क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं, और ये बड़े बड़े भागों में, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, यूरेशियन, ये बहुत बड़े एरियाज में फैली हुई थी, और बीच में टेथिस सागर था, और इन दोनों बीच में अभी सारी गति हुई, अभी सारी गति के द्वारा इनमें संपीड़न बल कार्य करने लगा, टेथिस सागर की तली में थोड़ा सा क्या पड़ा, दबाव बना, और दबाव बनने के बाद वलन प्रक्रिया जारी हो गई, कई वर्षों तक चलती रही वलन प्रक्रिया जब कई वर्षों तक जारी रही, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे जब वलन प्रक्रिया जारी रही, तो धीरे 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 पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें से क्या आता है, महान हिमालय, महान हिमालय, महान, ट्रांस, मध्य, शिवालिक, इन सब पर्वतों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो उनके कहने का मतलब है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन नाम की दो प्लेटें थी, बीच में टेथिस सागर था, इनमें अभी सारी गति हुई, तो इनमें संपीड़न बल कार्य करने लगा, फिर वलन प्रक्रिया के रूप में ये कई वर्षों तक जारी रही, यहाँ पे वलन प्रक्रिया हुई, कई वर्षों तक जारी रही, और धीरे 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 जब वलन प्रक्रिया, इनकी ग्रोथ क्या हो गई, ग्रोथ इनकी क्या हो गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, जैसे भी बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, महान हिमालय, नवीन वलित पर्वत के रूप में महान, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस बना, फिर महान बना, मध्य बना, लघु उसी को बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, इनका धीरे धीरे क्या बड़े स्तर पे क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब देखो इनमें साक्ष्य क्या है, कि क्या भाई, क्यों इसको सर्वाधिक मान्य मानते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि जो प्रेजेंट में भी दिखता है, तो दिखता है सर प्रेजेंट में, क्या रीजन है इसका, देखो इनके जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, देखो मैं समझाता हूँ इनके क्या रीजंस समझाता हूँ, फिर मैं हिमालय के महत्व बताऊँ, ठीक है। इनके रीजंस क्या हैं, क्यों बोलते हैं इसको, दोनों के समझाता हूँ। हैरी हैस ने क्या रीजन दिए थे, और कोबा के भूसैद्धांतिक सिद्धांत के क्या रीजन थे, कि इन दोनों को अच्छे सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माने जाते हैं हिमालय की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है, दोनों को समझो, ठीक है। इसको निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, निष्कर्ष के रूप में किसको देखेंगे, कोबर के भूसैद्धांतिक को, और हम देखेंगे हैरी हैस को। कोबर का भूसन्नति और हैरी हैस के द्वारा, हैरी हैस का सिद्धांत, इन्होंने क्या बोला कि जो नदियों के द्वारा है, भूसन्नतियों, भूसन्नतियां हैं जो, वो आज भी इनके पास बड़े बड़े एरियाज में फैली हुई हैं, जो प्रेजेंट टाइम में भी दिख रही हैं, ठीक है। और भूसन्नतियों के कारण, भूसन्नतियों में पर्वतों का, इसको डोलना बोलते हैं इसको, उसको झूला भी बोलते हैं, पर्वतों का झूला, डोलना एक ही बात है। इन्होंने आज भी प्रेजेंट में चीजें देखने को मिलती हैं कि नदियों के द्वारा शादी के कारण भूसन्नतियों का निर्माण हुआ, जो प्रेजेंट टाइम में भी आसपास में, जो इनको भूसन्नतियों के रूप में बड़े बड़े ये से देखो, इन दोनों के बीच में पर्वतों को, इसको डोलना भूसन्नतियों के रूप में बोलते हैं, जो कि आज के प्रेजेंट के टाइम पे ये भी आज अवेलेबल हैं, लोग देखते हैं, और ये है। और हैरी हेस ने बोला, देखो बोल रहा है कि देखो नदियों का मार्ग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया,
नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया। हैरी हेस के सिद्धांत में बोला गया कि भाई ये हुआ था जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेटें आपस में टकराई, तो उनमें संकोचन और संपीड़न प्रकार की अवलन प्रक्रिया के रूप में धीरे धीरे ट्रांस महान और मध्य और लघु जो है शिवालिक, उनमें से क्या हुआ, उनका निर्माण हुआ, तो नदियों का मार्ग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसमें से करेवा मृदा का निर्माण हो गया। करेवा मृदा का निर्माण हो गया। मैंने बताया भी था कि करेवा मृदा होती क्या है, इस टॉपिक पे मैंने चर्चा करी थी कि करेवा मृदा का क्या निर्माण हुआ। करेवा मृदा में देखो केसर की खेती की जाती है और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये पाई जाती है, हिमालय पर्वत के अंतर्गत ये पाई जाती है। करेवा मृदा है, केसर की खेती होती है। अब 2 पॉइंट में दिमाग में आ सकते हैं। तो ये इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा ये चीजें देखी जो प्रेजेंट में आज भी अवेलेबल हैं, तो हाँ इनको सर्वाधिक मान सिद्धांत हम मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे कि हिमालय का महत्व क्या है। फिर हम कल के जो सेशन रहेगा उसमें से हम हिमालय के कोबर का भूसन्नति के सिद्धांत को लिखेंगे और हैरी हेस के सिद्धांत को लिखेंगे, जैसे मेंस की दृष्टि से लिखते हैं। आज मेरा समझाने का पर्पस था तो मैंने समझाया। ठीक है, आज हम हिमालय के महत्व को समझेंगे। हिमालय का क्या महत्व है, ठीक है। हम निर्माण सीख लिया भाई, कोबर की भूसन्नति ने क्या बोला था, और कोबर की भूसन्नति के अलावा हैरी हेस के सिद्धांत में क्या बोला गया था। आज हम महत्व के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। और कल का जो सेशन रहेगा वो कोबर की भूसन्नति को लेकर हैरी हेस के सिद्धांत को लेकर रहेगा। महत्व देखो क्या रहता है इसमें, हिमालय में, हिमालय का क्या महत्व है। हिमालय में साइबेरिया क्या है, मैंने पढ़ा भी चुका हूँ ये। साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से भारत को क्या करता है, बचाता है। ये पहला पॉइंट आप लिख देंगे। ठीक है, इसकी और क्या महत्व है भाई, भारत को शीत मरुस्थल होने से बचाता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर वर्षा कराता है। तो हमने आज के में क्या भौतिक पूरी संरचना, भारत के भौतिक विभाजन को समझा, पूरे हमने फ्लो चार्ट में समझा, डायग्राम के थ्रू समझा, और हमने भारत हिमालय के बारे में चर्चा की कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र क्या है। फिर हमने सोचा कि हमने बोला कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो उसमें मैंने कोबर की भूसन्नति को प्रोसेस पूरी समझाई। और मैंने समझाया कि हैरी हेस का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्यों माना जाता है, क्योंकि आज भी इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट है, जिसमें से उनमें सच के रूप में बताया गया कि नदियों के जो मार्ग हुआ परिवर्तन हुआ, सच बात है। करीबी मृदा आज भी अवेलेबल जिसमें केसर की खेती करी जाती है, वो भी सारे पॉइंट मैंने क्लियर करे हैं, इसलिए इसको विश्व का सभी सिद्धांत माना जाता है। और हिमालय के मैंने महत्व के बारे में चर्चा की। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज इस लाइक मेरी मेहनत को थोड़ा ध्यान में रखते हुए लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे। मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा, एमपीपीएससी के 1 to 6 पेपर फ्री में पढ़ाऊंगा। सो प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी